नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको मनीषा कुलश्रेष्ठा के द्वारा लिखित कहानी अधूरी तस्वीरें, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। इससे पहले कि आप इस भाग को सुने, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पिछला भाग जरूर सुनकर आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। तो आइए सुनते हैं भाग 2। लंच के बाद वो अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच सोच कर उलझता रहा। सुधा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है, क्या हाँ कह देना चाहिए? हाय, क्या सोच रहे थे? बुआ के बारे में? हो नीला, तुम कब आई? अरे कब से आकर खड़ी हूं कॉफी लेकर। आप हैं कि गहरी सोच में गुम है? अच्छा, कॉलेज कैसा रहा? एज यूजुअल। सलवार कुर्ते में नीला बड़ी बड़ी लगी। दोनों ने कॉफी पी ली तो नीला ने उसे खींचकर उठा दिया। जाइए जल्दी चेंज करिए ना, हम कहीं घूमने चलेंगे। हम? कौन कौन चलेगा भाई? जाना तो मुझे भी है, पर मम्मी कहते हैं कि आप और बुआ ही जाएंगे। प्लीज अविनाश अंकल, आप कहिए ना मम्मी को भी कि मैं भी चलूंगी। अंकल, क्या मैं इतना बड़ा लगता हूं? लगते तो नहीं, पर क्या कहूं फिर। अच्छा, फिलहाल अविनाश जी चलेगा? हाँ चलेगा। उसने नीला को साथ ले ही लिया। सुधा ने भी पैरवी की, क्योंकि दोनों ही अकेले जाना टाल रहे थे। एक उम्र के बाद कितना मुश्किल हो जाता है किसी को अपनाना, प्रेम करना और फिर जिंदगी भर निभाने का प्रण लेना, और वो भी महज कुछ शारीरिक जरूरतों और सहारे के लिए। वो भी शायद यही सोच रही होगी। अपनी अपनी आजादियों की लत लग गई है हमें, और फिर उम्र में तो मुझसे 2 साल बड़ी ही है। खैर, उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या उसके कई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं है क्या? पर फिर भी वो अभी हाँ नहीं कह सकेगा। हाय अविनाश जी, चले? नीला ने आकर हाथ पकड़ लिया। एक उष्ण और उत्साह से भरा स्पर्श। आपकी बुआ जी कहाँ हैं? उन्हें तो तैयार होने में बहुत वक्त लगता है। सुधा आ गई, साड़ी में वही कलात्मक स्पर्श। कौन ड्राइव करेगा? ऑफ कोर्स मैं नीलू। अविनाश जी को कहां इन पहाड़ी रास्तों का अंदाजा होगा, और फिर तुम्हें दादा ने मना किया था ना। नीला सारे रास्ते बोलती रही, बाकी वो दोनों खामोश थे और अपने अपने दायरों में। एक मंदिर की सीढ़ियों के पास जाकर सुधा ने गाड़ी रोक दी। ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, मैं अभी आई। लगता है तुम्हारी बुआ जी बड़ी धार्मिक हैं। ओह, ज्यादा तो नहीं। अभी तो वो इस पुराने मंदिर में अपने एक स्केच के लिए फोटो लेने गई हैं। आपने क्या सोचा? आपने सोचा कि वो मन्नत मांगने गई है कि भगवान इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो जाए। गलत फहमी में मत रहिएगा, मेरी बुआ ही सबको रिजेक्ट करती हैं, वरना तो अब तक कब की शादी हो जाती। वो तो मिस बॉम्बे भी रह चुकी हैं अपने जमाने में। बुरा तो नहीं माना ना आपने? नहीं नीला, बच्चों की बात का बुरा मानते हैं क्या? बाय द वे अविनाश जी, मैं बच्ची नहीं हूं। एक बार मैंने आपको अंकल क्या कह दिया तो आपने तो बच्चों में शुमार कर लिया मुझे। अच्छा मिस नीलांजना जी, आप क्या कह रही थी? बुआ आ गई, कहकर उसने अविनाश का हाथ दबा दिया। वो अब नीला के बारे में सोच रहा था। कितनी जीवंत है ये लड़की, कितनी निश्चल। नक्की लेक पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुधा को बोटिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, सो वो शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई। अब मैं ना चाहते हुए भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया। अविनाश जी, आप जानते हैं सनसेट के वक्त सबकी आंखों का रंग बदल जाता है। देखो, आपकी और मेरी आंखें देखो। नीलांजना की आंखों में समुद्र उफान पर था। उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे। हवा में उड़ता उसका लेस वाला कॉलर। अविनाश जी, क्या देख रहे थे? यही कि तुम बहुत सुंदर हो। वो तो मैं हूं, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति में हर चीज सुंदर है। मुझे तो हर चीज सुंदर लगती है।
हाँ, तुम्हारी उम्र में मुझे भी सब कुछ सुंदर लगता था। अब थोड़ा नजरिया बदल गया है। रियलिटी थोड़ी अलग होती है। सबका सोचने का ढंग है अपना अपना। क्या ये झील रियल नहीं है क्या? या फिर वो जल पंखियों का झुंड रियल नहीं है नीला? अविनाश जी, पापा से सुना था कि आप कविताएं लिखते हैं, तो फिर आपने छोड़ क्यों दी? तुम्हें रुचि है क्या? हाँ बहुत, पर आपने क्यों छोड़ा? वही रियलिटीज। नीला ने दोहराया और दोनों हंस पड़े। अब क्या बताऊं नीला, तुम जैसी वास्तविक प्रेरणा होती अगर तो मैं शायद अभी भी लिखता रहता। तुम्हें क्या मालूम कि जिंदगी कितनी बड़ी गिरम रियलिटी है। तुम्हें बताकर मैं डराना नहीं चाहता। ईश्वर करे कि तुम्हें जिंदगी उन्हीं सुंदर सत्यों के रूप में मिले, डरावने मुखौटे पहनकर नहीं। अविनाश जी, चलिए किनारा आ गया। आप क्या सोचते रहते हैं हरदम? कैसी रही बोटिंग अविनाश जी? सुधा चलकर पास आ गई थी। इंटरेस्टिंग। इसके बाद थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हम सेमी प्रेशियस स्टोन और चांदी की ज्वेलरी की दुकान पर आ गए। नमस्ते सुधा जी, ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं गुप्ता जी। आप बताइए इस बार मेरे लिए क्या लाए हैं? आप तो बहुत दिनों बाद आई हैं। पता है आपने जो फिरोजा का पेंडेंट डिजाइन करने के लिए बनवाया था, वो फॉरनर्स में बहुत पॉपुलर हुआ। ओहो, आपने मेरी डिजाइन कॉमन कर दी गुप्ता जी। मैं और नीला बाहर की ओर बैठ गए। मैंने नीला से पूछा, तुम्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं है क्या? बुआ जैसी ज्वेलरी में नहीं है। कहां कहां से आदिवासियों की डिजाइन कॉपी करवा के सिल्वर का ऑक्सीडाइज्ड करवा कर पहनती हैं। पता नहीं, मेरा बस चले तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनो, बालों में रंग बिरंगे पंख लगा लो, वन कन्या की तरह। दोनों फिर हंस दिए। वैसे नीला, सुंदर स्त्रियों को जेवर की जरूरत ही कहां होती है। हाँ, जैसे मुझे। फिर एक सांझी हंसी खिली। जब से आप आए हैं हम कितना हंसे हैं ना। हमारे घर में तो किसी को हंसने का शौक ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? नीलू जी। बुआ, ये एमेथिस्ट वाला कड़ा पसंद है क्या तुझे? तेरे पर्पल सूट के साथ मैच करेगा। अच्छा है बुआ। अविनाश जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? अरे देख लीजिए। एका मेराइन स्टोन के बहुत सुंदर कफलिंग्स थे। पहली बार सुधा ने अपनी आंखों में आत्मीयता भर मुस्कुराकर उसे देखा था। यानी फिर भी अभी भी वक्त लेगा क्या हाँ करने से पहले? ऐसे ही न जाने 3 दिन कब बीत गए। वो और नीला बहुत आत्मीय हो गए थे, दो दोस्तों की तरह। मैं तो बुआ की जगह होती तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कर देती। मैं किसकी जगह होता फिर? फिर एक हंसी। आपके बारे में कुछ सुना था। सच ही सुना होगा। भला कैसी होगी वो लड़की जिसने आपको बिना जाने? छोड़ो ना नीला, शायद उसकी ही कोई व्यवस्था हो। क्या वो किसी और से प्यार करती थी क्या? शायद, हो सकता है। ऐसा क्यों होता है अविनाश जी? शादी कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो अधूरे रिश्तों की कतार लग जाएगी। आपसे वो प्यार नहीं करती थी और शादी हुई। आप किसी को प्यार करें और शादी किसी से हो जाए, फिर उसकी जिससे शादी हो वो, ऐसे तो जाने कितनी प्यार की अधूरी तस्वीरें रह जाती होंगी हमारे समाज में। और फिर शादी एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। जाने दो इन बातों को। तुम अभी बहुत छोटी हो नीला जिंदगी के सच को समझने के लिए। प्यार से परे भी दुनिया और समाज बहुत बड़ा होता है, जिसके कर्तव्य भावनाओं पर आधारित नहीं होते। तो अच्छा, आप बुआ से शादी करेंगे ना? पता नहीं नीला, दरअसल मैं ये सब सोच कर ही नहीं आया था। बस मामा की बात रखने के लिए चला है। आप बहुत भावुक हैं और बुआ बहुत प्रैक्टिकल। मैं भावुक हूं ये कैसे जाना? जिन्हें आप एडमायर करते हैं उन्हें आप जान भी लेते हैं। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं। नीला की आंखें तप रही थी। होंठ अध खुले नाइट सूट के ढीले कुर्ते में धड़कते सुकुमार नन्हे वक्षों की धड़कनें खामोशी में मुखर हो गई थी। अच्छा नीला, रात हो गई है, अब तुम जाओ। कॉफी? नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, गुड नाइट।
मेरा मन अजानी आशंका और एक अजाने भाव से थरथरा रहा था। ठंडी रात में भी वो पसीने में डूब गया और इसी वजह से सुबह देर से उठा। बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकला तो सामने सुधा चाय और ब्रेकफास्ट दोनों लेकर खड़ी थी। देर तक सोए आज आप? लगता है नॉवल पढ़ते पढ़ते देर रात हो गई थी। सुधा ने नॉवल उठाकर देखा और फिर रख दिया। मैं हतप्रभ था कि नॉवल? आज आपके मामा जी का फोन आया था, वो रात को पहुंच रहे हैं। हो हाँ। चुपचाप चाय पी गई, ब्रेकफास्ट भी हुआ। अचानक सुधा ने पूछा, आज हम दोनों को कन्फ्रंट किया जाएगा, आपने क्या सोचा है? सच कहूं तो मैंने कुछ सोचा नहीं है सुधा भी। तो सोच लीजिए, जवाब तो देना ही है। अब भला यही प्रयोजन है कि आप यहां आए और मैंने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली। सुधा, हम जानते हैं क्या है अभी एक दूसरे के बारे में। जानने की मोहलत तो बस इतनी ही थी अविनाश जी। फिर जिंदगी भर साथ रहकर भी लोग भला क्या जान लेते हैं। तुमने मेरे बारे में तो सुना होगा ना? वो आपका अतीत था विनाश। सबका कुछ ना कुछ होता है, उसे छोड़िए। क्या तुम्हें पसंद आएगा इतने दिनों की आज़ाद जिंदगी के बाद बंधना? उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। और फिर मैं भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ। जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकती विनाश। लंबी छुट्टियाँ मीन्स विदाउट पे लीव्स अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर देखते हैं। तो मतलब सुधा, तुमने फैसला ले लिया है? सच कहूँ तो हाँ विनाश, मैं थक गई हूँ लोगों की इन सहानुभूति और सवालों से। थक तो मैं भी गया हूँ सुधा, पर क्या ये समझौता नहीं है? हो सकता है कि आगे चलकर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे शायद। मुस्कुराकर सुधा प्लेट्स उठाने लगी। तो शाम को डिनर टेबल पर आने तक अपना फैसला कर लेना। मुझे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा के जाते ही उसने नॉवल उठाया। 7th हेवन नामक एक रोमांटिक नॉवल था। उसके अंदर एक पन्ना था जिसमें लिखा था, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ बह रही हूँ, लेकिन जब से आप आए हैं मुझे अपना होना अच्छा लगने लगा है। आप बहुत बड़े हैं। ये खत पढ़कर जाने क्या प्रतिक्रिया करें, पर अगर मैंने ना लिखा तो मैं घुटन से मर जाऊंगी। आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हैरान हूं कि मैं भला क्यों खींची जा रही हूं मैं आपकी ओर। कल रात न जाने क्यों लगा कि सौंप दो अपने हाथों की नमी और धड़कनों के स्पंदन को आपको, लेकिन नीला, ओह, उसे लगा कि वो चक्रवात में घिर गया है। पेपर अगर सुधा के हाथ लग जाता तो वो क्या सोचती। वो घबराकर तैयार होकर बाहर निकल आया। राम सिंह ने पूछा भी गाड़ी के लिए, पर वो मना करके पैदल 3-4 किलोमीटर चला आया। पहाड़ी ढलवा रास्ते और पहाड़ी वनस्पति, बड़े पेड़ और उन पर उछल कूद मचाते बंदर। वो एक चट्टान पर सुस्ताने लगा और आंखें मूंदते ही नीला का चेहरा सामने आ गया। मासूम आंखें, सीधे रेशमी बालों में खुल खुल जाती लाल साटिन के रिबन की किरह और तरकीय मुस्कान। नीला, तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारी निश्चलता मुझे पसंद है। तुम वो अनगढ़ कोमल स्फटिक शिला हो जिसे मैं मनचाहा गढ़ सकता हूं। तुम्हारा संपूर्ण बहुत कीमती और नाजुक है, लेकिन नियति बहुत क्रूर है नीला। जिस संभावना को हम सोचते हैं, डरते हैं, वो संभव तो हो ही नहीं सकती ना। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूंगा, मना कर दूंगा। जब बहुत देर भटक लिया तो लौटने लगा। वो ब्रिगेडियर सिन्हा के घर के जरा नीचे वाले मोड़ पर मुड़ा ही था कि नीला साइकिल पर उतरती दिखाई दी। पास आई तो कुछ परेशान लगी। क्या हो गया आपको? पता है, पापा और बुआ बहुत परेशान थे। अविनाश कुछ नहीं बोला। मेरा इंटेंशन वो नहीं था अविनाश जी, बस मैं कन्फेस किए बिना नहीं रह सकी। और मैं किससे कन्फेस करूं? आप?
ओह, अभी यहां से चलिए। घर नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। हम एक घने पेड़ों से भरे एकांत में उतर आए। उसने एक जगह रोककर उसका हाथ पकड़ नीची पलकों में एक आंसू छिपाकर कहा, अविनाश जी, जो कुछ मैंने लिखा वो सच था। मेरे लिए आप मेरा फर्स्ट क्रश हैं। आपको देखकर मुझे पहली बार अपोजिट सेक्स वाला आकर्षण हुआ था। मैं कभी आपको नहीं बताती, पर कल रात आपको एकदम करीब बैठा पाकर, अविनाश, आई एम पजेस्ड बाय यू। मुझ पर छाया पड़ गई है आपकी। नीला, नीला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नीला। मैं उलझ रहा हूं नीला। मैं, अविनाश जी, क्या करती मैं भी? कुछ नहीं नीला, इस बारे में बात न करें तो बेहतर है। मैं जा रहा हूं। यहां से यही उचित होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मुझ में साहस नहीं है कि एक साथ बहुत लोगों का विश्वास तोड़ सकूं। और बुआ? क्या बुआ, बेवकूफ लड़की। वो खत जो छोड़ आई थी उसके हाथ पड़ जाता तो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कहां फंस गया मैं। अविनाश बुरी तरह झल्ला गया और सर पकड़कर पुलिया पर बैठ गया। नीला सुबकने लगी। वो उठा और उसके पास आया। उसके मुंह पर ढके हाथ हटाकर बोला, क्या करूं मैं नीला? तुम्हारे मासूम से प्यार ने भी मेरे मन में जगह बना ली है। और मुझे अच्छी तरह पता है कि ये हम दोनों के लिए कितना घातक है। मुझे जाना ही होगा नीला। नीला उसकी बाह पर टिक गई और रोते हुए बस इतना कह पाई, अब बुआ से शादी कर लो अविनाश जी। आज आपके यूं चले आने पर मैंने उन्हें पहली बार किसी के लिए टूटकर बिखरते हुए देखा है। वो पापा से कह रही थी कि अविनाश को देखकर पहली बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। और देखिए ना मेरी किस्मत, उसे मैं पसंद ही नहीं। वह सुनकर चुपचाप निकल गया। तभी रुका और पूछा, और तुम? मेरा क्या अविनाश जी? ओहो, ये स्त्रियां अजूबा है, नहीं समझ पाता मैं इन्हें। नीला को वक्ष से लगा लिया उसने। नीला की पतली बाहों ने उसे कस लिया। कुछ देर बाद अविनाश ने नीला को अलग किया। चलो नीला, मुझे खुद नहीं पता कि शाम को क्या होना है, पर तुम अब कोई बेवकूफी नहीं करोगे। वो लगभग उसकी बाह पकड़कर खींचता हुआ उसे ले आया। दोनों जब घर पहुंचे तो सब नीला की लाल आंखों और तनावग्रस्त अविनाश को देखकर खामोश हो गए। क्या सोचा सबने पता नहीं। किसी ने कुछ पूछा नहीं, यही राहत थी। लंच के लिए अविनाश ने मना कर दिया। शाम को जब मामा जी आए तो सब सामान्य दिखने के प्रयास में थे। डिनर के समय सुधा और नीला दोनों नदारत थी। मामा जी और ब्रिगेडियर साहब के घेरे में अविनाश ना नहीं कर सका। उसके हां में सर हिला देने के बाद का समय अविनाश के लिए यूं बीता कि जैसे वो दर्शक हो। सारी प्रक्रिया का और अविनाश का किरदार निभाता कोई और है। सगाई, शादी, उसे बस याद है तो शादी की रस्मों के बीच नीला की हंसी और कहकहों के बीच हिचकी सा बिखर जाता दर्द। घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था, शादी के बाद अविनाश और सुधा का हो गया। 3 दिन के बाद दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है। उसकी बाहों में अलसाती सुधा उसका हाथ खींच अपने वक्ष पर रख लेती है। 2 बजे हैं और वो उठकर सिगरेट जलाता है। खिड़की में उठकर आता है तो पाता है कि नीला के कमरे की लाइट चली है। कुछ टूटता है मन के भीतर। उसे नीला के शब्द याद आते हैं। मन का क्या है अविनाश, टूटकर फिर जुड़ जाता है। यह कहते वक्त अपनी अधूरी तस्वीर से लग रही थी वो नीला। तो ये थी मनीषा कुलश्रेष्ठा के द्वारा लिखित कहानी अधूरी तस्वीरें, जिसे आपने सुना मृत्युंजय मिश्रा की आवाज में। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही और भी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही साथ जुड़ें हमारे अन्य चैनलों से भी। मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।